हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से परचम क्लासेस में। हम एक अपनी नई सीरीज को शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पॉलिटी को आसान करके पढ़ेंगे। आपने देखा मैंने पहले भी पॉलिटी की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। बहुत सारे टॉपिक्स उसके अंदर कवर थे, पर बहुत सारे टॉपिक्स हमारे जो पेंडिंग थे वो भी इस नई सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और जो पॉलिटी है उसको हम माइंड मैप्स की मदद से करेंगे ताकि आपके नोट्स बने वो बहुत क्रिस्प बने और आपको टू द पॉइंट बातों के बारे में, सारी बातों के बारे में एक ही जगह से पता लग जाए। एग्जामिनेशन के अंदर रिवीजन करना हो तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो ना। तो सबसे पहला टॉपिक, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन टाइम आ रहा है, ठीक है, इंटरिम बजट अभी अभी हमारा पास हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में आज की क्लास में सबसे पहले समझ रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी है, एसएससी है, ईपीएफओ है, आरबीआई ग्रेड बी है, नाबार्ड है, हर किसी एग्जामिनेशन के अंदर ये सवाल जो है वो बनते हैं। ठीक है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनकी फंक्शंस, इनकी लिमिटेशंस, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़े उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे दूं। जनरल अवेयरनेस एसएससी टारगेटेड 2024 को लेके एक नया बैच हमारी ऐप पर आया है, आप लोग इनरोल कर सकते हो। इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके सब कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। पूरा जीए एक ही बैच के अंदर कवर हो रहा है। इन केस आपका कोई एक या दो सब्जेक्ट वीक है तो आप सेपरेट इंडिविजुअल बैच भी ले सकते हो पर्टिकुलर कंसर्न टीचर्स के। ठीक है, तो इसके अंदर पीडीएफ्स वगैरह की सुविधा आपको मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो देखते हैं ये टॉपिक में क्या है। मैं जैसे आपको कहा बहुत क्रिस्प मटेरियल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं रहेगा। मेरी कोशिश यही है कि सामान बने कम और नॉलेज बने ज्यादा। ठीक है, बुद्धि बढ़ानी है आपकी, आपका विजडम बढ़ाना है। तो आज का टॉपिक अपना जो है दैट इज इलेक्शन कमीशन। देखो किन किन तरीके से आपसे सवाल बनता है। सबसे पहले तो ये पूछ लेंगे कि इलेक्शन कमीशन का पार्ट कौन सा है। तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन कौन से पार्ट में आता है। पार्ट 15 के अंदर इलेक्शन कमीशन आता है। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड है। आर्टिकल 324 टू 329, आर्टिकल 324 से 329 इसके अंदर आते हैं। आप बोर्ड पे देख रहे हो, बिल्कुल मेरी हैंडराइटिंग के अंदर आपको ये नोट्स मिल रहे हैं और बिल्कुल देसी तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। कभी कभी टेक्निकल चीजों से हट के हम लोग देसी तरीकों पे आना ज्यादा बेहतर होता है ताकि चीजें आसान लगे। तो आप देख रहे हो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 टू 329, स्टेटस क्या है इसका, क्या ये संविधान के अंदर है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या नहीं है। तो जैसा मैंने आपको कहा ये पार्ट 15 आर्टिकल 324 से 329 के बीच में है, मतलब इसका स्टेटस कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या होता है, ऐसी बॉडीज जिनका जिक्र कहीं ना कहीं संविधान में हो। तो इनका जिक्र पार्ट 15 आर्टिकल 324 टू 329 है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लाइक आरबीआई, आरबीआई जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जिक्र संविधान में नहीं है, वो किसी कानून के माध्यम से बनाई है, किसी लॉ के माध्यम से बनाई है। तो आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वाई? बिकॉज ये स्थान ले चुकी है संविधान के अंदर इन नंबर आर्टिकल्स के अंदर। तो इसका काम क्या है, मेजर काम क्या है, ये फ्री और फेयर इलेक्शन करवाते हैं। किसके इलेक्शन करवाते हैं? यूनियन गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट के भी। आपको बिल्कुल भी ये कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि स्टेट गवर्नमेंट है तो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, ये बात गलत है। स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके इलेक्शन कराएगा उसको भी समझेंगे, लेकिन अभी आप ये समझे कि जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है वो यूनियन और स्टेट दोनों के ही आपके इलेक्शन करवाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कौन से पार्ट में आता है, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है, कैसा इसका स्टेटस है और क्या इसका काम है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब ये किस किस के इलेक्शन करवाता है। इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो किस किस के इलेक्शन कराता है। लोकसभा के इलेक्शन होने हो, जो अभी होंगे अप्रैल के आसपास, यही कराएंगे। राज्यसभा के इलेक्शन होने हो, यही कराएंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए के इलेक्शन होने हो, यही करवाएंगे। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, यही करवाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी यही करवाएंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल लाइक एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर इलेक्ट करने हो तो भी यही इलेक्शन करवाएंगे। तो इन सभी का इलेक्शन यही करवाते हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कराता है
है ना, सवाल उठेगा ना दिमाग में कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करवाता है। तो जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो पहले तो था ही नहीं, वो आया ही 1992 में है। 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से स्टेट इलेक्शन कमीशन बना है। और इसका काम क्या है? पंचायत के इलेक्शन कराना। इसका काम क्या है? म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन करवाना। ये इनके इलेक्शंस के लिए आए हैं, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी के और पंचायत के इलेक्शन करवाने का जिम्मा किसका है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का है, जो आर्टिकल 243 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो पहले तो था ही नहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन, पर ये इलेक्शंस तो कब से हो रहे हैं ना, विधानसभा के, विधान परिषद के, तो उनको कौन करवाता है? उनको सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराता है। याद रखोगे इन बातों को। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है डेमोक्रेसी के स्पिरिट को अपहोल्ड रखना। डेमोक्रेसी, डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेसी मतलब रूल, जहां लोगों का रूल हो, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को कैसे बरकरार रखता है? लोगों का रूल कैसे आपको पता लगता है? अब आप ये देखिए, भारत के अंदर कोई सबसे ज्यादा ताकतवर है तो वो है भारत की जनता। भारत का लोकतंत्र भारत की ताकत है, यानी भारत के लोग भारत की ताकत है। हमको कोई सरकार पसंद नहीं आ रही है तो हम उसको बदल देते हैं। हर 5 साल के बाद फ्री फेयर रेगुलर इलेक्शन होते हैं, है ना। हमें मोदी सरकार में अच्छा नहीं लग रहा तो हम उनको बदल के दूसरी सरकार ले आएंगे, उनमें अच्छा नहीं लग रहा तो उसको भी बदल के कोई तीसरी सरकार ले आएंगे। हर 5 साल के बाद हमको ये विकल्प मिलता है कि हम सरकार को बदल सकते हैं। और किसकी वजह से संभव है? इलेक्शन कमीशन की वजह से। तो इलेक्शन कमीशन मदद करता है डेमोक्रेसी को जिंदा रखने में, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्री और फेयर इलेक्शन करवाता है तभी तो डेमोक्रेसी जिंदा है। फिर जितने भी इलिजिबल सिटीजन्स हैं उनकी वोटर लिस्ट प्रिपेयर कराता है। इलिजिबल सिटीजन कौन है? अब ये इलिजिबल सिटीजन कौन है? कोई भी वो व्यक्ति जो 18+ एज का है, भारत का नागरिक है, इंडिया का सिटीजन है, 18+ एज का है, वो इलिजिबल होगा वोट देने के लिए, और उसका नाम वोटर लिस्ट में होगा। वो वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ही प्रिपेयर कराता है। मतलब सब लोग पॉलिटिकल राइट्स को एक्सेस कर सके, ये ऑब्जेक्टिव भी इन्हीं का ही है कि हर व्यक्ति जो है वो वोट दे सके। आपको एक और बात बता दूं, पहली एज क्या थी जब 1989 से पहले? 21+ एज के लोग वोट देने के लिए एलिजिबल माने जाते थे। लेकिन फिर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1989 का। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1989 का, जिससे उम्र घटा के कितनी कर दी? 18, कि अब 18 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति जो है वो भारत के अंदर वोट दे सकेगा। और क्या काम करते हैं? अवेयरनेस को प्रमोट करते हैं कि आपको अपना इलेक्शन के अंदर वोट खराब नहीं करना है, वोट जरूर दे के आओ, आपके हाथ में ताकत है आपके देश की विधान को बनाने की, आपके देश के भविष्य को बनाने की। तो ये प्रमोट करता है अवेयरनेस को। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इंगेज करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, बताता है उनको तुम्हारा नेशनल स्टेटस है, तुम्हारा रीजनल स्टेटस है, क्या स्टेटस है तुम्हारी पार्टी का, और उनके साथ इंगेज करता है, उनको इलेक्शन सिंबल देता है, ठीक है। कब किसके कैसे इलेक्शन होने हैं, कौन कितना खर्चा कर सकता है, ये सब बातें जो है वो इलेक्शन कमीशन ही बताता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है इलेक्शन कमीशन के, जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर यूपीएससी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, इलैबोरेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप इस तरीके से एक पिक्चर बना दोगे और इनको थोड़ा थोड़ा इलैबोरेट कर दोगे, आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे। तो मेन स्पेसिफिक भी डाटा आपको यहां से मिल जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन का जो कॉम्पोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो कैसे है? शुरुआत में 1950 में जब इलेक्शन कमीशन बना था तब केवल एक ही इलेक्शन कमिश्नर थे और वो थे सुकुमार सेन, जो अपने पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। 1950 से लेकर 1989 तक, यानी लगभग 40 इयर्स तक हम लोगों ने केवल एक ही इलेक्शन कमीशन रखा है। लेकिन 1989 में फिर मल्टी मेंबर बॉडी बना दी। इलेक्शन कमिश्नर के अंदर अमेंडमेंट किया गया 1989 के एक्ट से, और फिर इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया, यानी एक के साथ 2 मेंबर और रख दिए 1 साल के लिए। 1989 तक क्या हुआ? सिंगल मेंबर बॉडी है।
फिर 1989 से 1990 तक ये 1+2 यानी कि 3 मेंबर बॉडी बना दी। लेकिन फिर से 1990 से लेके 1993 तक फिर से इसको सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया। लेकिन 1993 के बाद से आज तक इसको मल्टी मेंबर बॉडी ही रखा है और ऐसा ही इसको रखेंगे। ठीक है, तो उतार चढ़ाव इसमें आते रहे। और कौन सी कमेटी के कहने पर हमने इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया था? तेंदुलकर कमेटी के कहने पर। कौन सी कमेटी के कहने पर? तेंदुलकर कमेटी के कहने पर हमने इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया था। इस बात को याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 1950 से 89 एंड देन 90 से 93 सिंगल मेंबर बॉडी ही इलेक्शन कमिश्नर रहा है। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर्स अमेंडमेंट एक्ट आता है 1989 का और इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। आज के दिन अपना इलेक्शन कमीशन कैसा है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिसको चेयरमैन भी कह देते हैं और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर है। इन तीनों के ही लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों ही डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल सेम रखते हैं। ऐसा नहीं है ये चेयरमैन है तो इसकी पावर ज्यादा है इनकी कम है, बिल्कुल भी नहीं। कोई डिस्प्यूट भी हो जाता है तो मेजॉरिटी से चीजें सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से कोई भी 2 जने जिस चीज को वोट करेंगे उसको मान्य माना जाएगा। अब इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं? देखो, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको चेयरमैन भी हम कह देते हैं, चेयरमैन भी उनको कह देते हैं। ठीक है, और अदर इलेक्शन कमिश्नर आज के दिन कितने हैं? 2। आज के दिन कितने हैं? 2। लेकिन ये कम या ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। हो सकता है एक चेयरमैन के साथ 5 मेंबर और रख दे, हो सकता है 10 मेंबर और रख दे, हो सकता है एक ही मेंबर और रख दे। तो ये नंबर कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट इस बात को बताएंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ और कितने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं। आज के दिन कितने हैं? टोटल 3 हैं, 1+2। 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, अच्छा जी, इनकी अपॉइंटमेंट। अच्छा, एक और बात याद रखना, मैंने यहाँ लिखा हुआ है इन तीनों की ही, इनकी और 2 इनकी, इन सभी की पावर बिल्कुल इक्वल है, कोई भेदभाव नहीं है पावर में, बिल्कुल सेम इक्वल पावर है। ठीक है, इनको अपॉइंट कौन करता है? इन तीनों को ही अपॉइंट करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट का ही है। अपॉइंट हो गए तो इनका टर्म कितना होगा? संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके टर्म के बारे में कुछ भी नहीं कहा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं बताता कि इनका टर्म कितना है। पार्लियामेंट को पावर दे दी कि तुम अपने हिसाब से टर्म डिसाइड कर लेना, और उन्होंने 6 इयर्स या 65 इयर्स ऑफ एज, या तो 6 साल काम के पूरे हो जाए या फिर 65 साल की उम्र पूरी हो जाए, दोनों में से जो भी काम पहले हो जाएगा उनको रिटायर कर दिया जाएगा। और रिटायरमेंट के बाद काम करने से मना ही नहीं है, ये पूरे भारत के अंदर कोई भी और काम कर सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, कोई भी और पोस्ट पे ये जा सकते हैं। रेजिग्नेशन अगर इनको देना हो तो ये प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे, अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की और बात करते हैं। देखो, इनको क्या काम करना होगा, इनका कितना टेन्योर होगा, ये सारी चीजें कौन डिटरमाइन करेगा? प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। इनका क्या स्टेटस होगा, क्या इनकी सैलरी, क्या इनके पर्क्स होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ऐसा लिखा हुआ है, इनकी स्टेटस, सैलरी, पर्क्स बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती है। तो इनका जो स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर है। फिर अगर इन तीनों में जितने भी ये 3 हमारे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं, अगर उनके डिफरेंस आ जाए, उनकी ओपिनियन में डिफरेंस आ जाए, तो डिसीजन लिया जाएगा मेजॉरिटी से। मतलब इन 3 में से किसी भी बात के लिए 2 वोट जो दे देंगे वही बात मान्य मान ली जाएगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इनका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसा है। अब इनका फंक्शन क्या है, इनकी ड्यूटीज क्या है? सबसे पहले तो ये किसी भी पार्टी को स्टेटस देते हैं कि वो नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा सैटरडे को, एवरी सैटरडे शाम को 4 बजे हम किया करेंगे पॉलिटी को माइंड मैप्स के माध्यम से। अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा ना, तो उसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि नेशनल पार्टी कौन सी होती है, स्टेट पार्टी कौन सी होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या कहता है, कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल है तो वो क्या, किन किन चीजों के लिए एलिजिबल है, कुछ इस तरीके की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज बेसिक कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा एडवांस ले जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।
देखो, फंक्शन एंड ड्यूटीज में सबसे पहले कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है, इनको स्टेटस देने का काम इसका है। फिर टेरिटोरियल एरिया अकॉर्डिंग टू डीलिमिटेशन कमीशन, 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन बैठा है, लास्ट में 2002 में बैठा था। उसने ये बताया कि जनसंख्या के आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पे आप कितने विधान क्षेत्र बांट सकते हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांट सकते हैं। तो उन टेरिटोरियल एरियाज के ऊपर मोहर लगाने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। फिर इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करते हैं। इलेक्टोरल रोल मतलब वोटर लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि कौन व्यक्ति वोट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। और क्या फंक्शन होता है, ये नोटिफाइज द शेड्यूल ऑफ इलेक्शन, कब इलेक्शन होगा, पूरा शेड्यूल बताते हैं किस स्थान पर, किस जगह, किस बूथ पे कब इलेक्शन होगा। फिर क्या करते हैं, जो भी पेपर आते हैं, जो भी फॉर्म भर के आते हैं कि मुझे भी इलेक्शन लड़ना है, मुझे भी इलेक्शन लड़ना है, तो जो नॉमिनेशन पेपर आते हैं उनको स्क्रूटिनाइज करता है, यानी उनकी जांच करता है कि किसने अपनी डिटेल सही भरी है, किसने नहीं भरी है। ठीक है, ये सब चीजों को स्क्रूटिनाइज करता है। पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करता है। आप ऐसे ही झंडा उठा के खड़े नहीं हो सकते कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन में। ठीक है, सिंबल देने का काम भी इलेक्शन कमीशन करता है। किसी का हाथ का निशान है, किसी का कमल का निशान है, किसी का झाड़ू का है, तो किसी का हाथी का है। ये सारे के सारे सिंबल जो हैं वो आपको इलेक्शन कमीशन ही देगा। और क्या फंक्शंस हैं, कोई अगर डिस्प्यूट हो जाए, इलेक्शन के टाइम कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो रीजनल ऑफिसर को अपॉइंट करने का काम भी इन्हीं का ही है। यही उन ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे अगर कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इलेक्शन से पहले आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आचार संहिता जिसको कहते हो, तो उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स भी इलेक्शन कमीशन बनाएगा। प्रेसिडेंट को और गवर्नर को एडवाइज करते हैं। इनकी कुछ एडजुडिकेटिव पावर भी होती है, एडवाइजरी पावर भी होती है। ये एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट को और गवर्नर को कि कौन से एमपी एमएलए हमारे हिसाब से डिस्क्वालीफाई है। फाइनल डिसीजन इनके हाथ में नहीं होता, लेकिन ये कुछ सलाह दे देते हैं कि हाँ जी ये डिस्क्वालीफाई होने लायक है या नहीं है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को और क्या सलाह देते हैं कि जब कभी भी प्रेसिडेंट रूल कहीं लगा हुआ है, जब कहीं भी राष्ट्रपति शासन कहीं पे लगा हुआ है, तो उस वक्त क्या हालात ऐसे हैं कि उस राज्य में हम इलेक्शन करवा दें, या हालात काबू से बाहर के हैं और हमको इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए। इस तरीके की बातों की सलाह भी इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को देते हैं। अगर कोई इरेगुलरिटी आ रही है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इलेक्शन में, तो यही इलेक्शन को, उन पोल्स को कैंसिल करवा देते हैं। अगर इनको पता लगता है कि भाई ये तो धांधली से या घोल घपोल करके, यानी गलत तरीके से वोट लड़ा गया है, इलेक्शन लड़ा गया है, ये उस वोट को, उन इलेक्शंस को ही कैंसिल कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है। अब इसके बाद ऐसा बोला जाता है कि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन इसका इंडिपेंडेंस फिक्स कैसे होता है? आप कैसे कह सकते हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट है? 3 रीजन से। पहला रीजन क्या है, एक तो इनका रिमूवल बहुत आसान नहीं है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिमूव किए जाते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से, बिल्कुल इसी तरीके से इनको भी हटाना बहुत आसान नहीं है। और 2 ही रीजन में इनको हटा सकते हो, या तो ये इनकैपेबल है, काम ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मिसबिहेव इन्होंने किसी के साथ किया है। और वो पूरा प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का प्रोसेस होता है, वही इनको रिमूव करने का प्रोसेस होता है। यानी हुए ना इंडिपेंडेंट, कोई भी राह चलता बंदा इनको आसानी से हटा नहीं सकता, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इनको आसानी से हटा नहीं सकते हैं, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर ये एक बार चेयर पे बैठ गए, ठीक है, ये एक बार अपनी चेयर पे बैठ गए, तो क्या होगा, तो आप इनकी उस पोजीशन को डिसएडवांटेज्ड सेक्शन पे नहीं लेके जा सकते। मतलब जो सैलरी फिक्स कर दी, मान लीजिए ये 2019 में अपॉइंट हुए हैं, कोई एक व्यक्ति 2019 में अपॉइंट हुआ है, तो 2024 तक, इस 6 इयर्स के टाइम पीरियड में आप इनकी सैलरी को, इनकी अलाउंसेस को, इनके पे एंड पर्क्स को, इनके स्टेटस को किसी भी तरीके से कम नहीं कर सकते। हाँ, जब कोई नया आएगा उस वक्त किया जा सकता है, पर एक बार जो व्यक्ति आ गया है फिर उसको डिसएडवांटेज सेक्शन पे आप नहीं लेके जा सकते। तो ये भी इसकी इंडिपेंडेंस, इसकी पावर को दिखा रहा है। तीसरा रीजन क्या है, कहता है जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है
एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, उसके अलावा जो अदर इलेक्शन कमीशन है दे कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। यानी कि मंत्री लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा, नेताजी के कहने से कुछ नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन अगर कहते हैं कि ये बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करो तभी उनको रिमूव किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। तो हुए ना फिर से इंडिपेंडेंट, यानी इनको नेता पे, पॉलिटिक्स पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं है। अब इनके लिमिटेशंस और इनके फ्लॉज क्या है, कमी क्या है इस बॉडी के अंदर। सबसे पहले तो संविधान ने इनकी कोई क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं की हुई कि तुमको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, बस इतना लिखा है भारत का नागरिक है, ठीक है। तो कोई क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताई। टर्म ऑफ मेंबर्स कुछ नहीं बताया, कितने समय तक तुम काम करोगे संविधान में नहीं लिखा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको बाकी जगह काम करने से भी मना नहीं किया। एक बार ये अगर रिटायर हो जाते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में, चाहे यूनियन गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, कहीं पर भी ये काम कर सकते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि मतलब आपकी वैल्यू नहीं थी क्या, छोटी सी नौकरी है क्या ये कि आप कहीं पे भी फिर काम कर लो। तो कुछ इस तरीके की फीलिंग यहाँ आती है। जब इनको अपॉइंट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या अदर इलेक्शन कमिश्नर को, तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस बेसिस पे आप इनको अपॉइंट कर रहे हो। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर का कोई क्राइटेरिया ही फिक्स नहीं है, कोई मैनर ऑफ इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये भी इसके अंदर एक लिमिटेशन या फ्लॉ है। अब कुछ फैक्चुअल बातें करते हैं। भारत के सबसे पहले जो इलेक्शन हुए थे वो आपको पता है 1951-52 में हुए थे, ठीक है। और जो अपना पहला इलेक्शन कमीशन बना था 1950 में, तो उसके फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ये आप देख रहे हो, श्री सुकुमार सेन थे, ठीक है। ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उस समय तो सिंगल मेंबर बॉडी थी। 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक इनका टेन्योर रहा था। फिर उसके बाद ऐसी पहली फीमेल इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, फर्स्ट विमेन इलेक्शन कमिश्नर, इनका नाम है वीएस रमा देवी। क्या नाम है, वीएस रमा देवी। आप यहां देख पा रहे हो वीएस रमा देवी, ये जो पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी। और इनका टाइम पीरियड क्या है, 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990, ठीक है। आज के दिन अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये है 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम है श्री राजीव कुमार, आप देख पा रहे हो। और ये 2022 15 सितंबर 2022 को अपनी चेयर पे आए हैं। ये 5th नहीं 25th कमिश्नर है, ठीक है, 25th कमिश्नर है ये, ठीक है, श्री राजीव कुमार। तो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे ये है, ठीक है। तो ये बातें थी आज के टॉपिक की। उम्मीद करती हूँ बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई बहुत कम समय में। अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमिश्नर। पहली स्टेटमेंट कहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट जजेस की तरह पार्लियामेंट में अगर इम्पीचमेंट हो रहा है तभी इन्हें रिमूव किया जाता है। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, ऑल इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल से इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ कमीशन। जो कोई डिसीजन लेना हो तो तीनों ही लोगों का इक्वल से होता है, इक्वल पावर होती है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो आंसर क्या आएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अभी अभी हमने देखा ये कौन है, ये है सुकुमार सेन, ठीक है। सुकुमार सेन अपने पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी मेड अ रिकमेंडेशन दैट इलेक्शन कमीशन शुड बी अ 3-member बॉडी। कौन सी कमीशन ने ये कहा कि 3 मेंबर बॉडी होनी चाहिए इलेक्शन कमिश्नर। ये कौन सी कमेटी थी, अभी मैंने आपको बताया, ये तारकुंडे कमेटी, सॉरी मैंने वहां तेंदुलकर बोल दिया है, दैट इज रिलेटेड टू पॉवर्टी। ये तारकुंडे कमेटी थी, ठीक है। क्या आंसर आएगा, तारकुंडे कमेटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, which of the following statement is are correct about election commission of India? It is a permanent and autonomous body constituted by Indian constitution। ये परमानेंट बॉडी है, यस परमानेंट है, ऑटोनोमस है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। करंटली 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आएगा, सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्या है अभी देखेंगे, पर उससे पहले अगर कोई भी एस्पिरेंट साइंस बैकग्राउंड का है या किसी भी ऐसे बैकग्राउंड का है जिसने कभी भी पॉलिटी नहीं पढ़ी है, तो आप लोग बिल्कुल 0 से पॉलिटी पढ़ सकते हो मेरे साथ परचम क्लासेस पे। सारी डिटेल आपको ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इन विच ईयर
टू एडिशनल कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इलेक्शन कमीशन। सबसे पहले एक मेंबर से मल्टी मेंबर बॉडी कब बनाया गया था? सबसे पहले 1980 में, 1985 में, 1989 में या 1991 में? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है और उम्मीद करती हूँ बिल्कुल सही आंसर आप इसका करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेशनल पार्टी का स्टेटस कैसे मिलता है, रीजनल पार्टी कौन होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या है, इन बातों को डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।